वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे चाइना की विदेश नीति के बारे में। सारी डिटेल में जो है हम बातों को समझेंगे कि चाइना जो है इतना एक्सपेंशनिस्ट जो है क्यों है, क्या जो है असली खेल है, चाइना को असल में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो इस वीडियो में जो है आप समझ जाएंगे कि क्यों जो है चाइना जो है ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, क्यों जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लगा हुआ है, क्यों जो है वो उइगर मुसलमानों का जो है जिनजियांग प्रांत में जो है उनका दमन करने में लगा हुआ है, क्यों उसने जो है तिब्बत पर कब्जा किया है और क्यों जो है साउथ चाइना सी में जो है वो आइलैंड बना रहा है और वहाँ पे जो है एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चाइना को ठीक से समझने के लिए पहले हमें चाइना की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। तो ये चाइना का मैप है, पॉपुलेशन मैप है। तो इसको ज़रा गौर से देखिए। चाइना जो है दुनिया का बहुत बड़ा देश है, पर अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें तो आबादी में भी सबसे आगे है, सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे 94% चाइना की आबादी एक ही एरिया में है। तो उनका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ही उनकी 94% आबादी रहती है और बाकी का जो चाइना है, जो टू थर्ड चाइना है, वहाँ पे जो है सिर्फ 6% ही आबादी रहती है। तो इस आबादी वाली लाइन को जो है हू लाइन कहा जाता है कि यहाँ के इस तरफ जो है आबादी है और इस तरफ नहीं है। तो आबादी ना होने का कारण भी समझते हैं कि क्यों जो है अधिकतर लोग जो है वहाँ पर ही रहते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट है हू लाइन का वहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो हार्डली 15 इंच की जो है बारिश होती है। तो कम बारिश यानी कि वो डेजर्ट वाला इलाका हो जाएगा और ऐसे इलाके में खेती नहीं होगी। खेती नहीं होगी तो वहाँ पे जो है आबादी भी नहीं हो सकती। और ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है और इसके कारण जो है वो उधर की ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, फ्लैट है, खेती हो सकती है और खेती होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आबादी हो जाती है। अब ज़रा इस फिज़िकल मैप को देखिए चाइना के। तो फिज़िकल मैप को देखिए तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जो इधर का एरिया है वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है। तो ये पहाड़ी इलाके में बारिश कम होती है, आबाद खेती नहीं हो सकती, तो आबादी जो है वहाँ पे होना मुश्किल है। तो इतना पूरा जो मेजर एरिया है ये इंसानों के रहने लायक नहीं है, ये डेजर्ट वाला एरिया है। यहाँ पे नज़र डालिए, इधर का एरिया एकदम फ्लैट है, फर्टाइल है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आप खेती कर सकते हैं, तो आबादी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। वैसे ही ये वाला एरिया भी अच्छा है और इधर का भी काफ़ी हद तक अच्छा है, पूरी तरह नहीं है। तो ये जो है ज्योग्राफी ऐसी हो जाती है कि सारी आबादी जो है एक साइड हो जाती है और उस तरफ जो है आबादी नहीं होती है। अब दूसरी चीज़ जो हमें गौर करने की है वो ये है कि चाइना की 95% आबादी जो है वो हान है। तो हान जो है एक ट्राइब है जो थी, और उसी ट्राइब के लोग जो हैं अब चाइना में पूरी तरह फैल गए हैं, बस गए हैं। तो वही 95% आबादी जो है यहाँ पर है और ये है हान की आबादी। बाकी जो आबादी है वो दूसरे लोगों की हो जाती है, पर 95% किनकी है? हान की है। अब यहाँ पे देखिए, चीज़ों को गौर कीजिए कि इस एरिया में जो है हान लोग शुरुआत करते हैं इतने एरिया में। अब सिर्फ इतना ही एरिया शुरुआत में उनका था। अब इनके पास दो बहुत अच्छी चीज़ थी कि दो बड़ी नदियाँ जो है इनके पास आ रही थी। एक है येलो रिवर और दूसरी है यांगजे रिवर। तो ये दो नदियाँ जो है आती हैं हिमालयों की पहाड़ियों से निकलती हुई, अपने साथ जो है अच्छी मिट्टी लेके आती हैं, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं और ये ऐसे मैदानी इलाकों में पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया खेती हो सकती है। तो पहले जो है इकोनॉमी का आधार खेती ही होता था। तो यहाँ बढ़िया खेती हुई, खेती के कारण जो है इनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस हुए और फिर ये जो हान ट्राइब जो कि इसी एरिया में थे, धीरे धीरे जो है उन्होंने आसपास के इलाकों पे हमले किए और कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो हान लोग जो है इसी प्रकार से जो है फैलते गए और इसी जगह जो है वो सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो फैलने लगे। अब चाइना जो है ये समझ लीजिए कि वो हान ही है, क्योंकि 95% वही है। तो उनका एक ही फोकस है कि हमें जो है हान की आबादी की सुरक्षा करनी है, चारों तरफ से सुरक्षा करनी है। अब सुरक्षा
की बात तब आती है जब आपके सामने थ्रेट हो। तो मंगोलों ने जो है यहाँ पे 100 साल राज किया, मंचूस ने जो है यहाँ पे 250 साल राज किया। तो ये सारी इतिहास की चीज़ों से वो डर गए, वो समझ गए कि हमें जो है अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं दूसरे आके जो है हमें मारेंगे और हम पर राज करेंगे। तो ये चीज़ इतिहास में हुई और अब उससे जो है उन्होंने सीखा कि आगे हमें जो है अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करना है, किसी का गुलाम नहीं बनना है। तो इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए जो है वो कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो पहला काम जो है उन्होंने किया उसको हम समझेंगे। तो पहले एक और मैप देखिए, तो चाइना की और स्थिति को बेहतर समझना है। तो ये एरिया जो है मूल इलाका हो जाता है जहाँ से ओरिजिन हांस का शुरू होता है। फिर एक्सपेंड करके जो है उन्होंने ये एरिया भी ले लिया और ये भी ले लिया। अब इस पूरे चाइना में सिर्फ इतना एरिया ही जो है काम का है, फर्टाइल है और इसकी सुरक्षा उनको करनी है। तो मेन सेंटर जो है आप देख रहे हैं ये वाला एरिया है, जो रेड मार्क है ये मेन एरिया है, इसकी सुरक्षा चाइना को किसी भी हालत में करनी है। ये एरिया जब तक बचा है तब तक ही चाइना है। इसके बाद जो है इनका ऊपर का एरिया हो गया नॉर्थ और साउथ का, वो उनको बचाना है। तो पहला समस्या का समाधान उन्होंने ये निकाला कि हम दीवार बनाएंगे। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उन्होंने बनाई। ये इसीलिए बनाई ताकि नॉर्दर्न पार्ट से जो है इन पर हमले ना हो सकें। तो पहले जो है मंगोल का इन पर हमला हुआ था, उन्होंने हमला किया और 100 साल से ज़्यादा जो है यहाँ पे राज किया, कब्जा किया। अब इससे उनको बचना था तो इन्होंने बनाई ये दीवार, इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। अब ये दीवार बनाने में इनको 2000 साल लगे हैं। तो जो भी यहाँ पे शासन करने आए उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके बनाते गए, जोड़ते गए। तो ऐसे कर करके जो है इन्होंने ये दीवार बनाई और ये बनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ऊपर का जो है इनका एक थ्रेट था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बनाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब दूसरी समस्या ये थी कि ऊपर का तो कर लिया, अब साइड से खतरा है तो क्या करें। तो साइड का खतरा न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने बनाए बफर जोन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये वहाँ पे गए और इन्होंने दो प्रांतों पर कब्जा किया। एक प्रांत है तिब्बत, तो तिब्बत पे इन्होंने कब्जा किया और फिर जो है इन्होंने जिंगजियांग पे कब्जा किया। अब तिब्बत और जिंगजियांग ये हल्के से थोड़े बहुत मैदानी इलाके हैं जहाँ पे इंसानी आबादी कुछ रह सकती है। इधर का जो एरिया है ये कम्प्लीटली जटिल है, यहाँ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे चाइना को सुरक्षा अपनी करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, इन एरिया पे कब्जा किया। कब्जा इसलिए नहीं किया कि उन्हें वहाँ रहने जाना है, कब्जा इसलिए किया ताकि जो मेन एरिया उनका इस तरफ वाला है इसकी सुरक्षा की जाए। अब अगर सोचिए कि भारत को अगर चाइना पे कब्जा करना है तो पहले उनको तिब्बत या जिंजियांग होते हुए आना पड़ेगा, फिर ये इलाका बड़ा दुर्गम है, इसके बाद इस इलाके से पास करना पड़ेगा, ये भी दुर्गम है। तो इतना हज़ारों किलोमीटर के दुर्गम इलाके पे सेना भेजना, उसको सस्टेन करना, उसकी सप्लाई मेंटेन करना असंभव जैसा काम है। तो इसीलिए जो है उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया ताकि कोई जो है हमारे ईस्टर्न पार्ट पर ना पहुंच पाए। तो भारत जैसे देश जो है यहाँ पर, या रशिया जैसे देश जो हैं इस रास्ते से जो है यहाँ ना आ पाए। तो एक थ्रेट उनका यहाँ पे था भारत की तरफ से, जो उन्होंने तिब्बत पे कब्जा करके न्यूट्रलाइज किया। दूसरा थ्रेट जो है उनका रशिया की तरफ से था, जो उन्होंने जिंजियांग पे कब्जा करके न्यूट्रलाइज किया। तो यहाँ उनका उद्देश्य रहना नहीं है, कुछ बसाना नहीं है, सिर्फ यही उद्देश्य है कि उधर से दुश्मन आए तो पहले यहाँ से गुजर के आए। और यहाँ से गुजर के आने का मतलब यह है कि इतने लंबे समय तक जो है वो यहाँ सेना खड़ी नहीं कर सकता, बहुत ही दुर्गम ज्योग्राफी है, कोई आएगा नहीं। तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने दो बफर जोन बनाए, एक तिब्बत एक जिंजियांग, ये इसीलिए किया है। फिर तिब्बत पे कब्जा करके फ़ायदा ये हो गया कि इंडियन साइड जो है इनकी सिक्योर हो गई और साथ में रशिया की साइड से जो है थ्रेट इनके कम हो गए। अब ज़रा देखें, म्यांमार से इनको प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे इनके हर पड़ोसी से समस्या है, पर म्यांमार से नहीं है। कारण ये है कि ये भी इनके साथ जो बॉर्डर इनकी बनती है वो भी मोस्टली माउंटेनियस है, जंगल है, और इतना कुछ जो है इस यहाँ से पार करने के लिए जो एडवांस मिलिट्री चाहिए होती है वो इनकी हो नहीं सकती, जिस तरह का इनका सिस्टम है। तो यहाँ से इनका कोई विशेष खतरा है नहीं, तो इसको जो है म्यांमार के साथ इनके रिलेशन नॉर्मल ही चलते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको वो खतरा नहीं मानते। अब सी साइड से जो है इनको प्रॉब्लम होती है और दूसरी मेन प्रॉब्लम होती है वियतनाम से।
तो वियतनाम का अगर आप मैप देखिए तो ये वियतनाम का मैप है, और ये जो बॉर्डरिंग एरिया जो चाइना का लगता है, ये एक मैदानी इलाके से लगता है। तो यहाँ कोई पहाड़ियाँ नहीं है, बड़े जंगल नहीं है जहाँ से जो है इनके लिए आना मुश्किल हो, तो ये इलाका इजी है। तो यहाँ से वियतनाम उनके लिए मेन थ्रेट हो जाता है, इसीलिए वियतनाम के साथ जो है उनके रिश्ते ख़राब हैं। और वियतनाम पे कब्ज़ा करने की 2-4 बार जो है कोशिश कर चुका है चाइना। अभी लास्ट टाइम 50 साल पहले की थी, हार गया, मार खा के वापस जाना पड़ा, लेकिन फिर भी कोशिश करता है। तो वियतनाम के साथ ख़राब रिलेशन का कारण यही है कि इनको अपना ईस्टर्न पार्ट प्रोटेक्ट करना है, जो कि वियतनाम की तरफ से एक थ्रेट हो सकता है। इसीलिए जो है इनके रिलेशन यहाँ पे ख़राब चल रहे हैं। फिर सी साइड से जो है पहले ये थ्रेट नहीं मानते थे, क्योंकि पहले जो है नेविगेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो जो भी हमला करने आते थे वो ज़मीन के रास्ते ही आते थे। तो पहले उस बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि वो खतरा नहीं था। 19वीं सदी में लेकिन चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि अंग्रेज आए और वहाँ पे उन्होंने कई सारे एरिया पे कब्जा कर लिया, और वो समुद्र के रास्ते से आए। उसके बाद जो है जापान आया, उसने भी हमला किया और बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया, लगभग पूरे ही उस पे। तो यहाँ पे ये सारे कहाँ से आए थे? ये आए थे समुद्री रास्ते से। तो तब चाइना के लोगों को ज्ञान हुआ कि समुद्र के एरिया से भी हमको अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है ये हमारे लिए ख़तरा है। तो ये जैसे ही उनको दिमाग में आया, तो उनके लिए ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस वे जैसे देश जो है अब ख़तरा हो गए। पहले इनको ख़तरा नहीं मानते थे, पहले इनकी कोई लड़ाई भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जो है चीज़ें इनकी बदल जाती हैं, दिमाग इनका बदल जाता है कि अब जो है हमें ये करना है और ऐसा करना है। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम एक मैप को देखें, तो यहाँ इनके कौन कौन से दुश्मन हो जाते हैं जिनसे इनकी बनती नहीं है। तो सी साइड का थ्रेट इनका ताइवान से हो गया, जापान से हो गया, साउथ कोरिया से हो गया, और साथ में वियतनाम का थ्रेट जो है इधर से भी है, क्योंकि यहाँ से जो एरिया है वो थोड़ा सा मैदानी टाइप का है, इतना दुर्गम नहीं है कि कि वियतनाम की सेना यहाँ घुस ना सके, हमला ना कर सके। तो ये इनके थ्रेट हो गए। अब इन्हीं को जो है वो न्यूट्रलाइज करने में लगा हुआ है। तो पहली कोशिश उसकी ये थी कि साउथ कोरिया पे नॉर्थ कोरिया कब्जा कर ले, ताकि वहाँ भी कम्युनिस्ट सरकार रहे, जिसका जो इससे हमारी दोस्ती है और जो हमारी सुनता है, इसीलिए वो जो है इस कोरियन वार में कूद पड़ा था नॉर्थ कोरिया की तरफ से। लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं, क्योंकि अमेरिका भी आ गया, तो चीज़ें बनी नहीं। लेकिन एक थ्रेट जो है इनका साउथ कोरिया है, फिर जापान है, फिर ताइवान है, और इसके बाद वियतनाम है। ये इनके प्राइमरी थ्रेट हैं। अब आप देखिए इंडिया की साइड से जो है इन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया है तिब्बत जिंजियांग लेके, तो मेजर थ्रेट जो है उनके लिए इंडिया नहीं है। इसलिए यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि बड़ा वार इंडिया के साथ होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन इधर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि ये उनके नियर थ्रेट हैं। तो आज के समय में चाइना की पॉलिसी क्या है? उसकी विदेश नीति एक ही है कि हमें जो है हान हार्टलैंड को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हान आबादी रहती है, जहाँ पे 95% हान आबादी रहती है, जो कि मेन चाइना बनाते हैं, इसको हमें किसी भी हाल पे बचाना है, इसको चारों तरफ से हमें सुरक्षा देना है। तो ज़मीन पे जो है वो सुरक्षा के लिए दीवारें बना रहे हैं, बफर जोन बना रहे हैं, और साथ में जहाँ पे इन्होंने बफर जोन बनाए हैं वहाँ पे कोई भी इनके विरोधी ना हो, इसलिए ये जो है उधर जो उइगर मुसलमान हैं, उधर जो बौद्ध तिब्बत में जो लोग हैं, उनका भी दमन करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि कभी भविष्य में जो है उइगर मुसलमान जो है कश्मीर की तरह या पाकिस्तान की तरह जो है आवाज़ उठाने लगें कि हम यहाँ पे एक मुस्लिम सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो फिर बाद में जो है उनका जो बफर बनाने का उद्देश्य है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसलिए जो है वो यहाँ पे उइगर मुसलमानों का दमन कर रहा है, और यहाँ पे जो तिब्बत एरिया है वहाँ पे भी जो है जो मेन बुद्धिस्ट लोग हैं उनका भी जो है दमन कर रहा है, और कई तो जो है जैसे दलाई लामा वगैरह है वो वहाँ छोड़ के जो है फिर भारत में शरण ली हो। तो रीज़न यही है। फिर ऊपर से एक थ्रेट था, तो ऊपर के थ्रेट के लिए एक तो ये दीवार बना चुके हैं, और दूसरा आप मंगोलिया को ये खतरा नहीं मानते, क्योंकि मंगोलिया आज के समय में उसकी ज्योग्राफी बिगड़ चुकी है। रशिया ने उसको मैप ऐसा कर दिया ताकि वो उसके लिए बफर रहे, क्योंकि रशिया भी चाइना को एक थ्रेट मानने लगा था, तो बीच में उन्होंने मंगोलिया को बफर बना दिया। तो मंगोलिया की बात करें तो ना तो वो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, आज भी लोग वहाँ के घोड़े पे चल रहे हैं, गाड़ियाँ बहुत कम मिलेंगी आपको, और
लैंडलॉक्ड है पूरी तरह से। तो लैंडलॉक्ड होने के कारण इकोनॉमी इनकी वैसे ही जो है ग्रो नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं होगी तो बड़ी मिलिट्री भी नहीं होगी। तो मंगोलिया जो है अब इनके लिए कोई खतरा नहीं है, जबकि एक ज़माने में मंगोलिया ही जो है इनके यहाँ 100 साल से ज़्यादा राज करता रहा। पर अब मंगोलिया थ्रेट नहीं है, तो उसकी तरफ से इनकी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट जो है नहीं है। जिनजियांग को जो है इन्होंने बफर बना दिया है, ये रशिया से काउंटर न्यूट्रलाइज करेगा, इंडिया से करेगा, और साथ में जो है मुसलमानों और बुद्धों को जो है वो वहाँ पे साफ़ करने में लगे हुए हैं, और उनकी साफ़ करके जो है यहाँ पे वो चाहते हैं कि यहाँ पे हान को ही बसा दिया जाए। तो हान लोग जब यहाँ पे बस जाएंगे, मुस्लिम और बुद्धिस्ट हट जाएंगे, तो ये एरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग बफर बन जाएगा। तो मेन जो चाइना का ईस्टर्न पार्ट है जो अभी हमने देखा, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएगा कोई दुश्मन। तो इस काम में जो है लगे हुए हैं। अब मेन दो थ्रेट एक और आ जाते हैं लैंड एरिया से, वो है वियतनाम। तो वियतनाम पे कब्ज़ा करने की बहुत ज़्यादा बार कोशिश की, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये 10 करोड़ का देश है, और 10 करोड़ के देश पे आपका कब्ज़ा करना आसान नहीं होता। तो 2-3 बार ये लड़ चुके हैं वियतनाम से, रिजल्ट कुछ मिले नहीं है। पर फिर भी जो है खतरा तो है उनके लिए, तो उसको भी काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जो बॉर्डर इनके साथ लगती है वहाँ पे जो है बड़ा सा मिलिट्री बिल्डअप जो है वो कर रहे हैं। साथ में उस एरिया में जो है हांस को बसाने में लगे हुए हैं, ताकि कभी अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की नौबत आए भविष्य में, तो यहाँ पे इनके हाथ में जो है एक अपर हैंड हो। सी एरिया की बात करें तो जहाँ मेजर थ्रेट अब है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सी एरिया को वो ऑक्यूपाई करने की पोजीशन में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे जो है कब्ज़ा कर रहे हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, और आर्टिफिशियल आइलैंड बना के अपनी नेवल बेसिस बना रहे हैं, ताकि दुश्मन जो है कभी इनके पास तक पहुँचने से पहले बीच में इनको इधर सामना करना पड़े और वहाँ पे थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। नॉर्थ कोरिया का वो सपोर्ट इसीलिए करता है ताकि वो जो है साउथ कोरिया को ऑक्यूपाई कर ले। तो नॉर्थ कोरिया में जो सरकार है वो कम्युनिस्ट तानाशाह की है, जिसके साथ जो है चाइना की विचारधारा मिलती है। तो वो जो है उसके साथ इसीलिए दोस्ती रखता है और सपोर्ट करता है। तो जो भी मेजर बिजनेस नॉर्थ कोरिया का है वो चाइना के साथ ही है, और ताइवान पे वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस देश को जो है वो पूरी तरह अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मेजर थ्रेट इसको मानते हैं, और इसके आसपास जो है यूएस के बेस भी हैं, इसलिए जो है मेजर थ्रेट इनका ये है। तो इन ताइवान को जो है इनको कब्ज़ा करना है, इन्वेट करना है, और इसकी तैयारी में ये लगे हुए हैं। पर एक प्रॉब्लम इनके साथ ये है, वो एक प्रॉब्लम ये है कि इनकी सप्लाई रूट जो है वो ख़राब है। तो हमला तो आप कर दो जाके, कब्ज़ा करना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बाद में जो आपकी इकोनॉमी है, जहाँ से आपकी सप्लाई मेन होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो अगर अमेरिका या भारत या किसी और ने अगर उस समय रोक दिया, तो इनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। इसीलिए जो है वो रुका हुआ है, और इस प्रॉब्लम का भी वो समाधान निकाल रहा है। तो अभी अगर हम देखें, चाइना का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तेल का, वो इस रास्ते से होता है। जो भी माल एक्सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने उसके दुश्मन हैं। भारत जो है जहाँ से रास्ता रोक सकता है, इधर जो है वो रोक सकते हैं, लेकिन वो इतने दमदार देश नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो इधर जो कुछ दमदार देश हैं, यूएस के बहुत सारे बेस हैं, वो रोक सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वन बेल्ट वन रोड, सीपेक जैसे प्रोजेक्ट। तो इसीलिए जो है चाइना ये कर रहा है, ताकि उसकी इस रूट पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो यहाँ से जो है चाइना रोड बना रहा है, रेलवे नेटवर्क बना रहा है, पाइपलाइन डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेल सप्लाई का कार्यक्रम जो है वो यहाँ से हो जाए, और उसको समुद्री रास्ते पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो ऐसा जब वो कर लेगा, तो भारत का से उसका खतरा जो है ख़त्म हो जाएगा, कि भारत जो है उसकी सप्लाई को रोक देगा, ऐसी चांसेस कम हो जाएंगे। अमेरिका डिस्टरबेंस करेगा तो भी उसके लिए जो है मुसीबत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस पर जो है वो लगा हुआ है। तो असली एग्रेशन चाइना का आपको तब दिखेगा जब चाइना का ये वन बेल्ट वन रोड कंप्लीट हो जाएगा, जब यहाँ पाइपलाइन डल जाएगी, जब तेल गैस की खरीदारी लेन देन जो है चाइना का इस रास्ते से होने लगेगा। तो जिस दिन ये होने लगेगा, उस दिन चाइना दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाएगा। उससे पहले तक जो है चाइना अभी सिर्फ जो दिखा रहा है वो ट्रेलर है। तो अभी कुछ बड़ा सा एग्रेशन नहीं करेगा, वो कोई बड़ी लड़ाई नहीं करेगा, छोटी मोटी झड़पें चल सकती हैं, लेकिन कुछ मेजर चीज़ें जो है वो नहीं करेगा, वो एस्केलेट नहीं होने देगा।
लेकिन जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी उस दिन उसका फर्स्ट अटैक होगा ताइवान पे। तो ताइवान पर उसकी गिद्ध दृष्टि है, तो ये चीज़ जैसे ही कंप्लीट होगी वो हो जाएगा। तो अभी जो है कोशिश ये चल रही हैं कि ना हो पाए कंप्लीट। तो कई सारी अफ़गानिस्तान के रास्ते पे बाधाएं हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, वो बाधाएं हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हो गया तो चाइना जो है बहुत ज़्यादा गुर्राने लगेगा। इसीलिए जो है वो अफ़गानिस्तान में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। और वो इंटरेस्ट इसीलिए ताकि वन बेल्ट वन रोड जो है उसका कंप्लीट हो जाए और इस रास्ते से जो है उसको जाना है। तो ये चीज़ होती है तो वो जो है सी थ्रेट को जो है न्यूट्रलाइज कर लेगा, अपनी डिपेंडेंसी को जो है समुद्री रास्ते पे कम कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। तो यहाँ से उसके लिए फिर अटैक करना जो है वो इजी हो जाएगा। तो ये रही आज की बात। उम्मीद है पूरी चाइना की फॉरेन पॉलिसी आप समझ गए होंगे कि क्यों जो है वो भारत से उसके पंगे हैं, क्यों जो है वो सी पैक ओवर पे काम कर रहा है, क्यों जो है वो अफ़गानिस्तान में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो सारी चीज़ें जो है उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फिर भी जो है आप अपनी बात जो है कमेंट में रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।